हेलो बच्चों, आज हम अब सीखेंगे इसमें कि सरफेस टेंशन जो होता है आखिर क्या है? लिक्विड की इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको सीखना है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी होगी। क्या-क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं सरफेस टेंशन की? आपको मालूम है जब भी किसी ग्लास बल्ब को या ग्लास की कोई फनल को अगर हम हीट करें, तो वो राउंड शेप ले लेती है। उसके राउंड शेप लेने का रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सरफेस टेंशन है। आपको मालूम है कोई भी वाटर ड्रॉप होती है, स्मॉल वाटर ड्रॉप का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, उसका रीजन भी क्या है? उसका रीजन भी सरफेस टेंशन है। आपको मालूम है कोई भी बॉडी जब पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, तो फ्लोट करते समय क्या होता है? उसके ऊपर भी एक टेंशन फोर्स काम करता है, तो जिसके कारण वो उसका टेंशन उसके वेट को बैलेंस करता है। आपने ये भी देखा होगा कई बार कि अगर मान लीजिए मरकरी को किसी एक बारीक पतली नली जिसको केपिलरी बोलते हैं उसमें डुबोया जाए मरकरी के अंदर किसी फनल को या केपलरी को डुबोया जाए तो उसके अंदर वाटर लेवल उसका डाउन चला जाता है, या किसी केपलरी को वाटर में अगर डिप किया जाए तो उसमें उसका वाटर लेवल अप हो जाता है। तो ये इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सरफेस टेंशन आखिर होता क्या है, ये हमें सीखना है। तो मेनली आपको इसके लिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक कंटेनर मैंने बनाया है। तो इस कंटेनर में होता क्या है, अगर आपने इसके अंदर वाटर या लिक्विड भरा है, ये क्या है? वाटर या लिक्विड है। अब ये मेड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किससे मिलके बनता है? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, यहां पर मान लीजिए जो है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स इसके इनसाइड होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को दूसरा मॉलिक्यूल्स बच्चों को एक फोर्स लगाता है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, अगर वो 10⁻⁹ से कम है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये डिस्टेंस अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से आप ज्यादा करेंगे, 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा करेंगे, तो ये फोर्स जो होता है धीरे धीरे अट्रैक्शन का नेग्लेजिबल हो जाता है। तो मोस्टली इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ही है। तो उस केस में क्या होता है, इधर वाले मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इधर वाले इधर को फोर्स लगाएंगे, नीचे वाले नीचे को फोर्स लगाएंगे, ऊपर वाले ऊपर को फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण ये एक तरह से बैलेंस रहता है। नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होता है उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास में जो कंटेनर के अंदर है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स वाटर की ऊपर की सरफेस के ऊपर होते हैं उनको समझिए क्या होगा। यहां पर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर है, तो जो ऊपर की तरफ होते हैं इन पे डाउनवर्ड फोर्स तो लगता ही है, मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर को खींचेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको इधर को खींचेंगे, जिसके कारण ऊपर की जो सरफेस होती है ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करता रहता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को मान लीजिए नेट फोर्स कितना है, वो एफ है, और कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए यूनिट लेंथ के ऊपर आप यहाँ पर एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है बच्चों, इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो T इक्वल टू एफ अपॉन एल, ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन T इक्वल टू एफ अपॉन एल। यहाँ T का मतलब सरफेस टेंशन है, F का मतलब एक तरह से मोलिकुलर फोर्स है, और T आपकी L आपके पास में क्या होती है, लेंथ होती है। तो कभी भी अगर आपको टेंशन निकालना हो तो टेंशन का बेसिक फॉर्मूला एफ अपॉन एल होता है। ये कभी टेंशन गिवन हो, लेंथ गिवन हो, और आपको फोर्स फाइंड करना हो तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स इक्वल टू बच्चों होगा टी इंटू एल के बराबर। तो यहां से इसकी अगर आपको यूनिट पूछी जाए, बताइए भाई क्या यूनिट होती है, यूनिट तो आप हमेशा फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, नीचे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो इसकी ऐसा यूनिट अगर आपको लिखनी हो तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर। और इसकी अगर आपको डायमेंशन लिखनी हो, डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, लेंथ की एल से एल कट जाएगा बच्चों, ये आपके पास बराबर आएगी mt-2 के बराबर। तो फोर्स की सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर होता है बच्चों किसके, mt-2 के बराबर होता है। तो मेनली आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बताइए ये कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और सरफेस टेंशन के बारे में ये जो एक्सप्लेनेशन किया था कि भाई जो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ये बताने वाले एक साइंटिस्ट का नाम था लाप्लास।
तो लाप्लास ने ये सरफेस टेंशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया और इसमें आपको ये जानना है मेनली कि ये सरफेस टेंशन किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं बच्चों। एक फैक्टर का नाम होता है टेम्परेचर। अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन भी होता है, एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण उनका मोशन बढ़ेगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण अगर एफ कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी बच्चों कम हो जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर आपके पास में दो वाटर हैं, एक कोल्ड वाटर एक हॉट वाटर, तो बताइए सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होगा? तो आपको मालूम है जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा, कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है, इसी का यूज किया जाता है बच्चों क्लीनिंग एक्शन में। अगर आपको कभी अपने इस बात को नोटिस किया हो कि अगर हम गर्म पानी के अंदर अपने कपड़े धोए जाएं और ठंडे पानी के कंपेयर में, तो गर्म पानी से कपड़े अच्छे साफ होते हैं। कारण क्या है कि गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम है, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है। और मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा बच्चों, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो इजीली जो कैविटी होती है कपड़े की वहां तक पहुंच जाएगा और अपने साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको लेकर के रिमूव कर देता है। यही क्लीनिंग एक्शन है। और गर्म पानी में अगर कपड़े धोए जाएंगे तो वो आसानी से धुलते हैं, वो ज्यादा अच्छे साफ होते हैं। कारण क्या है, सरफेस टेंशन उसका कम होता है। ऐसे ही बच्चों एक होता है कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स क्या है कि वाटर के अंदर अगर हम या किसी भी लिक्विड के अंदर बाहर से कुछ एडिशनल एलिमेंट्स डालें, जैसे आप पानी में सर्फ घोलते हैं या पानी का जब कपड़े धोते हैं तो उस पर साबुन लगाते हैं। कारण क्या है इसका कि अगर कॉन्टामिनेंट्स को वाटर में ऐड कर दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहा जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉन्टामिनेंट्स डालेंगे उसका मॉलिक्यूल्स आएगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच की, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज होगी। और आपको मालूम है अगर 10⁻⁹ से डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक हो जाता है। फोर्स वीक हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी बच्चों कम हो जाता है। तो दो बातों पे ये डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर के ऊपर, एक कॉन्टामिनेंट्स के ऊपर। टेम्परेचर को राइज करेंगे तो भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और वाटर के अंदर कॉन्टामिनेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो भी सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज देन सरफेस टेंशन डिक्रीज। यहां पर भी लिख सकते हैं इफ contaminants are added then surface tension will decrease। तो ये दो बातें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझना हो कैसे होता है, आइए उसको भी हम सिखाते हैं आपको। इसके एक एग्जांपल आप देखिए, बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कंटेनर है और इसके अंदर यहां पर वाटर बनाया है। तो जैसे ही इसके अंदर किसी बॉल को या नीडल को, आपको मालूम है कि इसको नीडल भी अगर हम वाटर सरफेस पे डालते हैं तो अगर उसको मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है और वाटर की जो ऊपर की सरफेस होती है वो टेंस रहती है। उसके ऊपर अगर किसी नीडल को बहुत हल्के तरीके से रखा जाए या ऐसे रखा जाए, मान लीजिए पहले वाटर पेपर रखें, पहले पेपर रखें, पेपर के ऊपर आप नीडल को रख दें तो नीडल फ्लोट करेगी। और जैसे जैसे वाटर वो पेपर जो है वाटर से भीगेगा तो पेपर तो नीचे बैठ जाएगा, तो नीडल ऊपर ही पानी में फ्लोट करती रहती है। तो नीडल का पानी में जो फ्लोट करने का रीजन है, वो रीजन भी क्या है, वो रीजन भी बच्चों सरफेस टेंशन है। कैसे वो फ्लोट कर सकती है, वरना तो नीडल को तो पानी में डालेंगे तो एकदम से डूब जाएगी वो। लेकिन ऊपर के सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए किसी छोटी नीडल को आपने इसमें डाला तो ये तो इसकी ऊपर की सरफेस है। यहाँ पर जैसे ही नीडल को डालेंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ की जो सरफेस होगी वो इस तरह से हो जाएगी ये। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की डायरेक्शन जो होती है इसकी, ये इस तरह की सरफेस हो जाएगी जहाँ पर डालेंगे आप। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा टी, इधर को टी। तो यहाँ पर टी का एक कंपोनेंट ऊपर को काम करने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये टी ऊपर को क्या लगेगा, यहाँ पर नेट ऊपर को मान लीजिए टी cos थीटा फोर्स लगेगा। ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस करता है, जो भी वेट होगा उसको बैलेंस करने लगे। वो अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उस केस में ये निडल पानी के वाटर की ऊपर की जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने सीखा है, आपने या जानते भी होंगे आप, अगर किसी कैंफर को, कैंफर मतलब कपूर होता है, अगर उसको पानी की सरफेस के ऊपर आप डालें तो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा है। तो डांसिंग ऑफ कैंफर जो होता है उसका भी रीजन क्या है कि जैसे ही वो पानी की सरफेस को टच करता है तो उस प्लेस का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वो एकदम से रिड्यूस कर जाता है। सरफेस टेंशन जैसे ही रिड्यूस करता है तो वो दूसरी सरफेस से टच करेगा कैंफर, तो उधर से भी फिर वो अपने साइज को एकदम से रिड्यूस कर देगा। तो वो ऐसा लगता है, अगर किसी कपूर को पानी के ऊपर डाल दें तो ऐसा लगता है उस पर डांस कर रहा है। उसका रीजन भी क्या है बच्चों, उसका रीजन भी सरफेस टेंशन ही होता है। अब हम आइए इसमें सीखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इससे रिलेटेड, जिसका नाम होता है बच्चों, जिसको अब कहा जाता है सरफेस एनर्जी क्या होती है। सरफेस एनर्जी के बारे में भी आप सीखेंगे, लेकिन एक छोटी सी एक एग्जांपल इस पे और सीख लीजिए आप। आपको मालूम है पानी की जो छोटी ड्रॉप होती है वो तो स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन जो बड़ी ड्रॉप होती है वो फ्लैट होती है। उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी आप समझिए। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक ये सरफेस मैंने बनाई है और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक छोटी ड्रॉप है। जो स्मॉल ड्रॉप होती है बच्चों वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की होती है, और जो थोड़ा बॉडी ड्रॉप होती है वो इस तरह से फ्लैट होती है। वाटर की जो छोटी ड्रॉप होती है, स्मॉल ड्रॉप जो होती है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की होती है, और बड़ी ड्रॉप फ्लैट होती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी सरफेस टेंशन है। कैसे है कि जो यहाँ पर जो इसका शेप होगा वो दो बातों को डिटरमाइन करता है। शेप कैसा बनेगा, एक तो उस पर लगने वाला टेंशन फोर्स, साथ ही सरफेस टेंशन, दूसरा क्या होगा बच्चों, एक होता है उसका अपना वेट। तो अगर स्मॉल ड्रॉप होती है तो स्मॉल ड्रॉप के केस में क्या होता है, इसका वेट लगभग नेग्लेजिबल आप मानते हैं। वेट अगर नेग्लेजिबल होगा तो सरफेस टेंशन के कारण सारे मॉलिक्यूल्स इसको अंदर की तरफ को खींचेंगे, जिसके कारण फाइनल शेप इसका कैसा बन जाता है, स्फेरिकल शेप का बन जाता है। लेकिन जो ड्रॉप बड़ी होती है उन पे क्या होगा, उन पे नीचे का जो वेट होगा उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब वेट भी काम करेगा, सरफेस टेंशन भी काम करेगा, तो ये फाइनल शेप इसका जो बनता है वो बनता है तब फ्लैट। तो ये तो यहाँ पर स्फेरिकल शेप की है, और ये कैसी है बच्चों, ये फ्लैट है। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी बच्चों सरफेस टेंशन ही है। तो आइए अब हम इसमें सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है बच्चों सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए आपके पास में लिक्विड की फिल्म है, वाटर बबल जैसे होता है, वाटर की ऐसी एक, अगर आप पानी में हाथ को उसमें एक वाटर सोल्यूशन के अगर आप उसको स्प्रे करें तो छोटी छोटी, आपको मालूम है वो बबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी वाटर सरफेस का या किसी फिल्म का अगर सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना हो तो इसको इंक्रीज करने में जितना भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क जो होता है उसी का नाम होता है बच्चों सरफेस एनर्जी। और उससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में सरफेस एनर्जी के ऊपर ही न्यूमेरिकल आता है। तो आइए अब हम सीखते हैं इसमें सरफेस एनर्जी का क्या मीनिंग है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का क्या मीनिंग है, आइए इसको समझते हैं। तो यहां पर मान लीजिए एक कोई इस तरह से एक ये कोई फिल्म बनी है, वो कोई वाटर की यहाँ पर या किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन की। अगर हमें इसका एरिया इंक्रीज करना हो तो इस पे आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए इस सरफेस एरिया कितना इसका इंक्रीज हो जाएगा, सपोज कीजिए इसका सरफेस एरिया डेल्टा एक्स इंक्रीज हो गया।
तो किसी भी फ़िल्म का ये एक शेप यहाँ वायर का जैसा आपने फ्रेम बना रखा है, इसके अंदर कोई ये फ़िल्म है। इस फ़िल्म का सरफेस एरिया आपको इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क होता है बच्चों, उस वर्क को ही क्या बोलते हैं आप? उस वर्क का नाम ही होता है सरफेस एनर्जी। द इसको डेफिनेशन अगर आपको इसकी बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो यहां पर इस सरफेस एनर्जी का जो होगा, क्या फॉर्मूला आप लिखते हैं इसको समझ लीजिए। तो वर्क कभी भी निकालते हैं, वर्क किससे निकाला जाता है बच्चों? वर्क निकाला जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, एफ इंटू डेल्टा एक्स से। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स, और ए इंटू डेल्टा एक्स जो होता है वो किसके बराबर? डेल्टा वी के बराबर होता है। ए इंटू डेल्टा एक्स किसके? डेल्टा, ये यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर आप सरफेस टेंशन से यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एफ बराबर आपको मालूम है यहाँ से टी इंटू एल भी आप लिखते हैं, इंटू ये डेल्टा एक्स, और इतना जो होगा इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा ए। तो वर्क इक्वल टू जो हो गया, ये वर्क ही बच्चों सरफेस एनर्जी होता है। सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए जो होता है इसको लिखा जाता है चेंज इन एरिया, जो कि बराबर होता है ए टू माइनस ए वन के फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया के बराबर होगा। डेल्टा ए इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो यहां पर आप याद रखिए इसको। अगर बात की जाए किसी भी सोप सॉल्यूशन की, सोप सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, उस केस में जो चेंज इन एरिया होता है वो दो साइड का एरिया आपको लिखना पड़ता है। तो वहां पर जब सरफेस एनर्जी निकालेंगे तो टी इंटू डेल्टा ए को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके इनसाइड भी एयर है आउटसाइड भी एयर है, तो दोनों तरफ का सरफेस एरिया उसमें चेंज होता है। तो इसलिए टोटल जो सरफेस एनर्जी आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये केवल आप सोप सोल्यूशन या कोई भी फिल्म का केस होगा उस केस में ही करेंगे। नॉर्मल वाटर के केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्क इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। जैसे मान लीजिए एक बड़ी ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में टूट जाए, वाटर ड्रॉप, तो उसमें केस में भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो तब आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना सरफेस एनर्जी होगी या कितना वर्क करना पड़ेगा, तब तो टी इंटू डेल्टा ए लगाएंगे। और यदि बात हो सोप सोल्यूशन की या फिल्म की, उस केस में सरफेस एनर्जी निकालना हो तो फॉर्मूला टी इंटू डेल्टा ए को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो सरफेस एनर्जी आएगी इसकी यूनिट आप क्या लिखते हैं? जूल। कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की ऐसा यूनिट आप जूल लिखते हैं, क्योंकि वर्क है, वर्क की यूनिट जूल ही होती है। तो